Good morning students, welcome you all. I am Nidhi Goyal, Assistant Professor ABST, Government College बारा। बच्चों हम लोग अपना इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट कर चुके हैं। देन उसके बाद हमने बिजनेस हेड स्टार्ट किया जिसमें हमने डेप्रिसिएशन स्टडी किया है ना लास्ट 2 लेक्चर्स में। अब हम आज फर्दर स्टडी करेंगे कि बिजनेस हेड क्या है, व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट इज़ प्रोफेशन एंड व्हाट इज़ वोकेशन। एक्चुअली बच्चों हमने जो इनकम टैक्स के 5 हेड्स पढ़े थे इसमें हमारा सेकंड हेड हाउस प्रॉपर्टी था और थर्ड हेड हमारा बिजनेस था। तो बिजनेस में क्या होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, ऑल दोज आर टर्म्ड एज बिजनेस। वो सब बिजनेस का पार्ट होती हैं। चाहे आप किसी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी लेन देन कर रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह का कमर्शियल ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, तो वो सब बिजनेस का पार्ट होगा। यानी कि इसकी बेसिक थीम क्या है, आप प्रॉफिट मोटिव से जो भी काम करते हैं लाभ कमाने के लिए, वो सब व्यवसाय का हिस्सा होता है, बिजनेस में इंक्लूड होता है। दूसरी चीज़ आती है प्रोफेशन। व्हाट इज़ प्रोफेशन? प्रोफेशन आपको अगर किसी भी काम को करने के लिए कोई विशेष बौद्धिक योग्यता की या कोई विशेष शारीरिक क्षमता की आवश्यकता है, तो फिर उस कंडीशन में बोला जाता है कि ये आपका पेशा है। जैसे कि मतलब फिज़िकल, आपको अगर कोई स्पेशल फिजिकल एबिलिटी की ज़रूरत है या फिर कोई इंटेलेक्चुअल स्किल्स की आपको ज़रूरत है ना, तो फिर उस कंडीशन में वो प्रोफेशन का पार्ट होता है। जैसे कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम कॉमर्स के बच्चे हैं, सबसे पहले सीए आता है हमारी नज़र में, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके पास एक उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं जिसके बेसिस पे वो ऑडिटिंग करता है, अकाउंट्स मेंटेन करता है एंड सो ऑन, जो भी वर्क वो करते हैं। इसी तरह से अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, ठीक है, या आप सर्जन हैं, ये इस तरह की कोई भी स्किल्स आपके पास हैं, तो ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। और तीसरी चीज़ आती है बच्चों वोकेशन। व्हाट इज़ वोकेशन? वोकेशन का मतलब हो गया व्यवसाय। व्यवसाय का क्या मतलब है यहाँ पर, आप अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी जीविकोपार्जन के लिए जो भी काम करते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वोकेशन। मीन्स जैसे कि अगर आप सिंगिंग करते हैं, आप डांसिंग करते हैं, ठीक है, आप एक ब्रोकर हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, कमीशन के बेसिस पे काम करते हैं, तो न तो आप यहाँ पर सैलरी ले रहे हैं एज अ सैलरीड पर्सन, तो ना तो ये सैलरी का पार्ट हुआ, न आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई लेन देन खरीदने का और बेचने का व्यवसाय कर रहे हैं, तो नहीं बिजनेस का पार्ट हुआ, न इसमें आपके पास कोई स्पेशल इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं जिसके बेसिस पे मैं कह सकती हूँ कि भी इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन, तो इसे हम बोलेंगे वोकेशन, ठीक है, अपनी लाइवलीहुड जीविकोपार्जन के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमें बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में बिजनेस को, प्रोफेशन और वोकेशन, इन तीनों को सेपरेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तीनों एक साथ मर्ज होकर चलते हैं। यहाँ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी प्रॉफिट मोटिव से करते हैं, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए करते हैं, चाहे इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन और इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस और वोकेशन, वो सब इसी हेड में टैक्सेबल हो। क्लियर? फिर उसके बाद देखिए बच्चों, बिजनेस में कुछ टर्म्स आती हैं। हम यहाँ पर कहें कि व्यापार में या व्यवसाय में हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो देखिए आप इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों इसमें सबसे पहले देखिए वेरियस इनकम्स टैक्सेबल अंडर दिस हेड। इसमें प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आपको बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय द मैनेजर और एजेंट, अगर किसी भी मैनेजर को या एजेंट को कोई भी कॉम्पनसेशन क्षतिपूर्ति प्राप्त हो रही है तो वो इसी का हिस्सा होगी, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, यानी कि अगर आपको इम्पोर्ट लाइसेंस, आयात लाइसेंस की बिक्री से कुछ भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो इसका पार्ट है। कैश असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स, अगर आपको गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट्स के लिए, निर्यातों के लिए कोई भी नकद सहायता मिलती है तो फिर वो भी बिजनेस हेड का ही हिस्सा होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखिए, अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी ग्रांट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से और आपको अगर वो ग्रांट्स वापस करने हैं तो फिर वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होंगे। अगर आपको वो वापस नहीं करने हैं तो ही वो इसमें टैक्सेबल होंगे। देन रिफंड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी टू द एक्सपोर्टर, अगर आपको किसी भी निर्यातकर्ता को यानी कि एक्सपोर्टर को उत्पाद शुल्क या आयात निर्यात कर, है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी या फिर आपको कोई भी एक्साइज ड्यूटी को वापस करना है तो फिर वो इस हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम माना जाएगा, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। व्यापार या पेशे से प्राप्त लाभ या अनुलाभों का मूल्य, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स और परक्विजिट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपके कोई भी परक्विजिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स तो सीधा सीधा है ही,
परक्विजिट्स होते हैं मतलब सुविधाओं के रूप में अगर आपको कोई भी अनुलाभ दिए जा रहे हैं कैश के फॉर्म में न देकर सुविधाओं की फॉर्म में, वो भी इसी में टैक्सेबल होंगे। प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, अगर इस ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम से आपको कोई प्रॉफिट्स हैं वो भी इसी में टैक्सेबल है। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट एंड सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 40B। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिए। अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में किसी भी साझेदार को फर्म से कोई भी ब्याज प्राप्त हो रहा है और वेतन प्राप्त हो रहा है तो ब्याज और वेतन दोनों इस हेड में टैक्सेबल होंगे। क्या क्या चीज़ें? इंटरेस्ट एंड सैलरी, है ना, वो दोनों बिजनेस हेड में टैक्सेबल होंगे। लेकिन उसे अगर फर्म से प्रॉफिट्स में कोई हिस्सा मिल रहा है, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आप बहुत ध्यान रखिएगा, आगे हम फर्म पूरा पढ़ेंगे उसमें से स्टडी करेंगे। क्योंकि फर्म अपने प्रॉफिट्स पर खुद टैक्स देती है और ज़्यादा रेट से टैक्स देती है इंडिविजुअल के कंपैरिजन में। तो जिस प्रॉफिट पर फर्म ने टैक्स दे दिया उस पर अब इंडिविजुअल को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अगर इसे फर्म से प्रॉफिट्स में कोई शेयर मिलता है तो वो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आप उससे कोई सैलरी या इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इट इज़ टैक्सेबल अंडर हेड, बिजनेस हेड। क्लियर? देन उसके बाद रिसीट्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई भी रिसीट्स हो रही हैं लेकिन ये हाउस प्रॉपर्टी आपके किस में यूज़ हो रहा है? बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर बिजनेस के लिए आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी तो फिर उसे हमने हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं किया, उसे हम यहाँ टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, इलीगल बिजनेस से अगर आपको कोई भी इनकम होती है तो वो यहाँ पर टैक्सेबल होगी। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर कोई भी इलीगल बिजनेस का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा बिजनेस जैसे कि जिसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस की ज़रूरत होती है और आप बिना लाइसेंस के उसे कर रहे हैं। जैसे अफ़ीम का बिज़नेस है, अफ़ीम की खेती लोग करते हैं और फिर उसको बिना लाइसेंस के ही खेती करते हैं और फिर उसको ख़रीदते और बेचते हैं, तो ये इलीगल बिजनेस हो गया। तो इस कंडीशन में भी चूँकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को केवल इनकम से मतलब है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो। तो इस इलीगल इनकम से रिलेटेड अगर आपके कोई भी खर्चे हुए ना तो उन एक्सपेंसेस की छूट आपको यहाँ पर दे दी जाएगी, आप उन एक्सपेंसेस को लेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पर इससे रिलेटेड कोई पेनल्टीज़ हैं तो उन पेनल्टीज़ को यहाँ पर डिडक्ट नहीं किया जाता है। समझ आई बात? और इस इलीगल इनकम में एक और चीज़ है कि आपको अगर स्पेकुलेशन से कोई भी इनकम होती है, सट्टे से कोई भी इनकम होती है, तो जो सट्टा है, स्पेकुलेशन है, वो भी बिजनेस हेड की इनकम में टैक्सेबल होती है, लेकिन हम उसको अदर बिजनेस मतलब जो हमारे नॉर्मल बिजनेस की इनकम है उससे अलग शो करते हैं, उसे सेपरेट शो किया जाता है। ठीक है, देन इनकम अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। ठीक है, इससे आपको कोई भी इनकम होती है इंश्योरेंस पॉलिसी से तो अमाउंट रिसीवेबल अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी और नॉट शेयरिंग एनी इंटेंजिबल असेट। अगर आप किसी से कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर अपनी इस इंटेंजिबल एसेट जैसे कि पेटेंट्स होते हैं, आपके टेक्निकल नॉलेज, आपकी नो हाउ होता है, आप इसको किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे और इसके लिए आप किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पैसा लेते हैं, तो फिर वो भी आपके बिजनेस की इनकम होगी। दैट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम। एनी सम रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट being demolished, destroyed, discarded or transferred if whole of the expenditure on such capital asset has been allowed as deduction under section 35 AD। अगर आपको सेक्शन 35 AD में, ठीक है, कैपिटल एसेट की फॉर्म में ये सारा एक्सपेंडिचर की फॉर्म में अलाउ हो चुका है, किस चीज़ का? अगर आपने कोई भी खराब या फिर डिस्कार्डेड या फिर कोई भी ट्रांसफर्ड हस्तांतरित संपत्ति थी, ठीक है, उससे आपको कुछ भी अमाउंट रियलाइज़ हुआ और आप इसके संबंध में छूट पहले ले चुके हैं, तो फिर अब इसके ट्रांसफ़र से या इसके डिमोलिशन से जो भी आपका अमाउंट मिलता है वो आपका यहाँ पर टैक्सेबल होगा। ठीक है, क्योंकि आप इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस की जो डिडक्शन है वो पहले ही 35 AD में ले चुके हैं, तो फिर अब इससे रियलाइज़ होने वाला कोई भी अमाउंट यहाँ पर टैक्सेबल होगा। तो बच्चों इस तरह से ये डिफरेंट इनकम्स हैं जो कि हम इस हेड में जिन पर टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बिजनेस हेड की कुछ इनकम्स हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्या बात करते हैं, इसमें कुछ जनरल प्रोविजंस हैं इनकम पर टैक्स लगाने से रिलेटेड, जैसे कि आपके जितने भी बिजनेस हैं सबको क्लब करके एक साथ लेकर उस पर एक साथ टैक्स लगाया जाता है इस हेड में। ठीक है,
दूसरी चीज़, अगर आपको स्पेकुलेशन से कोई भी इनकम है तो आप उसे बिजनेस हेड में ही शो करेंगे, लेकिन उसमें भी एक सब हेड के रूप में अलग से शो करते हैं, उसे टोटल इनकम में ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि जो उसके सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो डिफरेंट हैं नॉर्मल बिजनेस इनकम से, ठीक है, तो उसे आप सेपरेट शो करते हैं। तीसरी चीज़, अगर कोई भी ऐसी इनकम रही है जिससे रिलेटेड आपने कोई भी डिडक्शंस पहले लिए हैं, उसके संबंध में कोई भी कटौती आपकी अगर पहले स्वीकृत हो चुकी है और अब आपको ऐसी कोई पास्ट इनकम हो रही है तो फिर उस पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ जनरल प्रोविजंस थे जिन्हें हम बिजनेस हेड में स्टडी करते हैं। फिर इसमें बात आती है बच्चों कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। अगर हम बिजनेस हेड से रिलेटेड इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एक तो सीधा तरीका है कि हमें नेट प्रॉफिट में जो भी प्रॉफिट दिया होता है, क्योंकि हम यहाँ पर हमें यहाँ पे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ होता है, तो उस P&L अकाउंट के नेट प्रॉफिट से हम शुरू करते हैं। उस नेट प्रॉफिट में जो भी ऐसे एक्सपेंसेस लेस किए हुए हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए था उन्हें हम वापस ऐड कर देते हैं। इसको बोलते हैं डिसअलाउ करना, एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करना। आपने पहले अलाउ किया था, P&L अकाउंट के डेबिट पे आप जो भी कुछ लिखते हैं दैट इज़ अलाउड एक्सपेंस, आपने उसे माइनस किया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि इसे अलाउ नहीं किया जाएगा, तो आप उसे फिर से ऐड कर दीजिए प्रॉफिट में, ठीक है। इसी तरह से कोई भी ऐसे इनकम्स हैं जो कि आपने P&L अकाउंट के क्रेडिट पे शो की थी, मतलब ऐड कर दी थी, लेकिन इनकम टैक्स के प्रोविजंस कहते हैं कि उसे ऐड नहीं करना था, तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस थे जो माइनस किए जाने चाहिए थे, यानी कि डेबिट होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, आप कर दीजिए, अब आप उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है P&L का, उससे कैलकुलेशन करते हैं और उससे प्रॉफिट्स, टैक्सेबल प्रॉफिट्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। बिजनेस हेड की इनकम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हमें P&L अकाउंट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हो सकता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट के नेट प्रॉफिट से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अंडर बिजनेस हेड, है ना। स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, नेट प्रॉफिट, एज पर P&L। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट दिया है आप उसे यहाँ पर लेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए इसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस, हिंदी में से बोलते हैं अस्वीकृत व्यय। डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने अलाउ कर दिए हैं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख दिए हैं, लेकिन वास्तव में आपको उन्हें डेबिट नहीं करना था, माइनस नहीं करना था। तो नहीं करना था, हमसे गलती हो गई, तो हम अब उसे सही कर लें, उसे करेक्ट कर लें। तो आपने उसे पहले लेस किया था तो वापस से ऐड कर दीजिए, तो ऐड हो जाएंगे हमारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, यानी कि अस्वीकृत व्यय, ठीक है। आप इन्हें कहाँ देखेंगे, सी डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। इन्हें आप P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे देखेंगे, वहाँ आपको ये सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस मिलेंगे। देन उसके बाद आप इसमें से क्या लेस कर देंगे, इनकम्स नॉट रिलेटेड दिस हेड, ऐसे सभी आय जो कि इस शीर्षक से संबंधित नहीं है, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से संबंधित नहीं है। देखिए, जब हम एक अपना P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, तो वहाँ पे इनकम टैक्स के डिफरेंट हेड से मतलब नहीं होता। वहाँ पे हमें एक इंडिविजुअल या एक फर्म या फिर एक HUF या AOP इनसे मतलब होता है, या फिर एक कंपनी, मतलब उसे जिस भी सोर्स से जो भी इनकम होती है ना, वहाँ हम सारा का सारा क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन अब जब हम इनकम टैक्स में डिफरेंट हेड्स पढ़ते हैं तो फिर हमें हेड वाइज कैलकुलेशन भी सेपरेट करनी होती है। तो अगर आपकी इसमें कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, तो आप उसे यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो आप उसे ऐड किया हुआ है आपने, आप उसे लेस कर देंगे, और ये सारी इनकम्स हमें कहाँ मिलेंगी, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। ओके, तो सी क्रेडिट साइड ऑफ
P&L अकाउंट। देन इसके बाद मैं इसमें से और क्या लेस कर दूं? ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें मुझे माइनस कर देना चाहिए था, जो अलाउड थे लेकिन मैंने अभी तक जिन्हें अलाउ नहीं किया है, ठीक है, जिन्हें मैंने अभी तक लेस नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, अब कर देते हैं। तो एक्सपेंसेस, अलाउड एक्सपेंसेस नॉट येट डेबिटेड, ऐसे स्वीकृत व्यय जिन्हें अभी तक डेबिट नहीं किया गया है, ठीक है, उन्हें अब डेबिट कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए। और इसके अलावा बच्चों एक चीज़ और होगी, लेस कीजिए, क्या होगी? एडिशनल एक्सपेंसेस। कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जितना आपने खर्च किया ना, उससे भी ज़्यादा की एग्जाम्पशन आपको मिलती है। मतलब मैं 100 रुपये खर्च करूँगी और मुझे 150 रुपये की छूट मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। इनकम टैक्स आपको ये फैसिलिटी भी देता है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में ऐसा होता है बच्चों, जैसे कि डिप्रिसिएशन हो सकता है ना, एडिशनल डिप्रिसिएशन यहाँ पर हो सकता है, या फिर साइंटिफिक रिसर्च पर अगर आपने कोई भी पैसा खर्च किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो उस कंडीशन में हम उसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे कि कई कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें कि मेरा खर्चा तो केवल 100 रुपये का हुआ है, लेकिन मुझे छूट 200 रुपये की मिलती है या 150 रुपये की मिलती है, 150%, ठीक है, या 200% तक मुझे कुछ कंडीशंस में रिबेट मिलती है। तो वो जो एक्स्ट्रा 100% तो मैंने ऊपर दे दी, जो एक्स्ट्रा 50% है ना या 75% है, उसे मैं यहाँ पर एडिशन लेस कर देती हूँ, तो उसे मैं 4th कैटेगरी में एडजस्ट कर दूँगी। एडिशनल एक्सपेंसेस, ये प्रोविजंस हैं जो आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसे देखकर आपको पता करना होगा कि इसमें क्या क्या आ सकता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए लिख सकती हूँ, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट एज पर P&L लेना है, देन इसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस वापस ऐड कर देने हैं, जो एक्सपेंसेस एक्चुअल में अलाउ ही नहीं थे लेकिन फिर भी आपने जिन्हें माइनस कर दिया है ना, उन्हें आप यहाँ पर फिर से ऐड कर दीजिए। जैसे कि इसमें अभी हम पढ़ेंगे पेटेंट्स का, पढ़ेंगे इंटेंजिबल एसेट्स की हमने बात की थी अपने पिछले लेक्चर में। इन पर केवल डेप्रिसिएशन का 25% डेप्रिसिएशन की ही इन पर डिडक्शन दी जाती है ना, लेकिन अगर आपने इनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी उसको ही पूरा लेस कर दिया, या आपने पुराने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसकी 14 इंस्टॉलमेंट्स में कैलकुलेशन की, डिवाइड किया और उसको आपने माइनस कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, पहले जो आपने गलती की पहले आप उसको सही कीजिए, वहाँ से हटाइए, और अब एक्चुअल में आपको जो डिडक्शन देनी चाहिए वो आप यहाँ पर दीजिए। तो इस तरीके से डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो जाते हैं। देन लेस करेंगे इनकम नॉट रिलेटेड दिस हेड, P&L के क्रेडिट साइड पर जो इनकम से सेट से रिलेटेड नहीं है उन्हें माइनस कर दीजिए। फिर तो ये तो P&L का काम हुआ, अलाउड एक्सपेंसेस नॉट येट डेबिटेड, और जो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि अलाउड थे लेकिन ऊपर P&L में तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पता चला कि भाई ये भी तो माइनस करना था, कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है, अकाउंटेंट्स हैं, फ्यूचर के CAs हैं, तो आप इस पर डिसीजन ले सकते हैं। प्रोविजंस आपको पता है इनकम टैक्स के, आप इसे यहाँ पर लेस कर दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और लास्ट में एडिशनल एक्सपेंसेस, हमारे जो भी इसके प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी एडिशनल एक्सपेंडिचर इसमें से लेस होना चाहिए, इट्स एलिजिबल, तो हम उसे लेस कर देंगे। और अब जो आएगा दैट वुड बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ठीक है। तो जो भी हमारी इनकम आई दैट वुड बी टैक्सेबल इनकम। फ्रॉम इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आप इसकी जो बेसिक थीम है चैप्टर की वो आप स्टडी करेंगे अपनी बुक से, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि किस तरह से हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि अलाउड होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि डिसअलाउड होते हैं, ठीक है। तो आप इतना कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।